Hello, students. So, we are starting here with the motion. So, students, first of all, like what is motion? तो जो डेफिनेशन है मोशन की, दैट इज व्हाट हम बोलते हैं कि इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी, आप लोग साथ साथ नोट भी करेंगे, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद respect to time. If position of a body changes with respect to time, the motion is said to be happening. और अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है, राइट? ठीक है ना? आपने मे बी ये डेफिनेशन पहले पढ़ी भी होगी, बट अब आपको स्कूल एग्जाम्स में यही डेफिनेशन लिखनी, बट हम इसे थोड़ा सा और जनरलाइज फॉर्म में करते हैं इसे। और जनरलाइज फॉर्म में कैसे? फिजिक्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज दिस इज व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? हम जिस प्लेस से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हम जिस प्लेस से भी ऑब्जर्वेशन लेंगे, दैट प्लेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो, कोई भी पैरामीटर है फिजिक्स का, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आप किसी ना किसी प्लेस से ऑब्जर्वेशन लोगे, उस प्लेस के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होगा, उस प्लेस के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस प्लेस को जहां से ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम, उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? अब आप देखो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे चीजें डिपेंड करती हैं। मानो कि आप एक कार में ट्रेवल कर रहे हो और यू आर द ऑब्जर्वर। कार में आपके साथ आपका कोई दोस्त भी है, वो भी ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आप कार के रिस्पेक्ट में देखते हो, तो उस आपके फ्रेंड की पोजीशन चेंज नहीं होती है। आपके रिलेटिव, आपके रिलेटिव का मतलब कार के रिलेटिव, उस आदमी की पोजीशन चेंज नहीं होती है। वो आदमी आपके, वो आपका दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ था, और वो टाइम बढ़ता जाता है, वो दोस्त आपका वहीं पे बैठा हुआ है, आपके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आपके दोस्त को कि ग्राउंड वाला आदमी देखता, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन पहले कहीं और थी, कार चल रही है, तो बाद में उसकी पोजीशन टाइम के साथ क्या होगी? चेंज हो गई। इसका मतलब कि आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन आप ग्राउंड के किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है। तो आपके रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। अब जैसे आपने बोला कि मैंने मानो कि बोला आपसे, ये ऑब्जर्वेशन हुआ, जहां से ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो उस प्लेस के रिस्पेक्ट में, उस प्लेस को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब फिजिक्स में ये इक्वेशंस में काम कैसे आए? आप देखो, फिजिक्स के इक्वेशंस में हम वैल्यूज डालते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मोशन टॉपिक में मैं आपको ये सब कुछ कराऊंगा, इनके डेरिवेशंस भी कराऊंगा, बट आपने ये इक्वेशंस नाइन्थ में एक बार सुने जरूर से होंगे, और मे भी क्या आपको याद भी हो, है ना? तो आप देखो कि मुझे इक्वेशन में चीजों की वैल्यू डालनी है। अब मैं एस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल रहा हूँ, मान कि
मैं गाड़ी के अंदर हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है, मैं अपने रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डालूंगा तो जीरो होगा, और अगर मैं ग्राउंड रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डालूंगा कुछ और होगा। तो इक्वेशंस में फिर इससे क्या होगा कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपने रिलेटिव डालूंगा तो मुझे अपने दोस्त की इनिशियल वेलोसिटी भी अपने रिलेटिव लेनी होगी, और अपने रिलेटिव मीन्स कि मैं जहाँ पे हूँ, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, और मुझे वहां से जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दिखाई देगी, जो उसका एक्सेलरेशन दिखाई देगा, मैं उनकी वैल्यू डालूंगा, और तब डिस्प्लेसमेंट गाड़ी के रिलेटिव होगा, यानी कि गाड़ी के फ्रेम में होगा। और अगर आप गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी लेते ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब ग्राउंड से ऑब्जर्व की गई वेलोसिटी, गाड़ी का एक्सेलरेशन भी लेते ग्राउंड से ऑब्जर्व किया गया, तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्राउंड के रिलेटिव वाला डालना चाहिए था। सो मीन्स कि हम जिस प्लेस से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उस प्लेस से ऑब्जर्वेशन लेने में हमारे फिजिक्स के डिफरेंट पैरामीटर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, आगे और भी बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज आप करेंगे, तो वो अलग अलग प्लेसेस से ऑब्जर्वेशन लेने में वो डिफरेंट हो। जब आप इक्वेशन में वैल्यूज डालेंगे तो सारी की सारी वो फिजिकल क्वांटिटीज एक ही प्लेस से ऑब्जर्व की हुई क्वांटिटीज होनी चाहिए, तब इक्वेशन से रिजल्ट्स करेक्ट आएंगे। इज दैट क्लियर? सो दैट मीन्स कि जब बात की जाती है कि पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद स्पीड टाइम और नॉट, तो दैट मीन्स कि आपको डिसाइड करना होगा व्हाट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? आप जहां से ऑब्जर्व करते हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या बॉडी रेस्ट पे है, या उस बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है? अगर टाइम के साथ उस फ्रेम के रेफरेंस में, उस प्लेस के रेफरेंस में, उस प्लेस के रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस प्लेस के रिलेटिव बॉडी मोशन में है, और नहीं चेंज हो रही तो बॉडी रेस्ट पे है। अब इन पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, मोशन को ठीक से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग दो चीजें करते हैं, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेस। एक डिस्टेंस और दूसरा क्या? डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? मान लो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और जो पार्टिकल है या बॉडी है उसकी इनिशियल पोजीशन P1 थी इस एक्स वाई प्लेन में। जब मैं बोलता हूँ एक्स वाई प्लेन, तो मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, ये दोनों मिलकर के प्लेन बनाते हैं कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। और इस एक्स वाई प्लेन में बॉडी की एक पोजीशन है P1। बॉडी इस P1 पोजीशन से P2 पोजीशन तक जाती है इस पाथ को फॉलो करके, इस पाथ को फॉलो करके। तो P1 से P2 तक की जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है, मतलब अगर मान लो ये एक थ्रेड होता, ये एक थ्रेड होता ना, तो थ्रेड की जो टोटल लेंथ है, आप थ्रेड को स्ट्रेच करते, और थ्रेड की जो टोटल लेंथ है, दैट इज व्हाट डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलो। जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड है, दैट इज व्हाट डिस्टेंस। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसका केवल मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायरेक्शन कैसे आएगी, कभी सोर कभी सोर कभी सोर, सो देयर इज नो डायरेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये स्केलर क्वांटिटी, और इसका एमकेएस सिस्टम में यूनिट है इसका मीटर। एमके सिस्टम मतलब जिसमें मास केजी में होगा, टाइम सेकंड में होगा, और लेंथ मीटर में होगा। उस सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और P1 और P2 के बीच में आप जो शॉर्टेस्ट पाथ रेडी करोगे, दैट लेंथ ऑफ द पाथ इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। सो दिस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2। तो डेफिनेशन आप इसको एग्जाम में लिखोगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स द फाइनल, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टूवर्ड्स द फाइनल। यूनिट यहाँ पे भी एम के सिस्टम में मीटर ही होगा। तो इनिशियल इसकी डायरेक्शन ये नहीं कि आपने P1 से P2 तक गया, आप कुछ भी बोलो कि P2 से P1 की ओर, नो, इट्स फ्रॉम P1 टू P2, इनिशियल टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये ठीक से क्लियर होगी। अब कुछ एक क्वेश्चंस के थ्रू कि कैलकुलेशंस कैसे होते हैं इसमें, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, आई मेक इट फर्दर क्लियर, यू विल सी दिस। मान लो बिल्कुल एक स्टार्टिंग में वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक एच हाइट की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है एच हाइट की। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग स्टोन इज थ्रोन अप, देन इट कम्स डाउन एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ये ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है ना। तो हमने बिल्कुल बिल्डिंग के किनारे से स्टोन को ऊपर थ्रो करा, मैंने पाथ बनाया ऐसी जैसे गया यहाँ से और अलग से वापस आया, नॉट दैट, वो केवल आपको पाथ दिखाने के लिए था। वो उसी लाइन में गया होगा और उसी लाइन में वापस आया, राइट, ठीक है ना। और यहाँ से जो बॉडी थी वो कोई एस हाइट ऊपर तक गई थी, बॉडी यहाँ से एस हाइट ऊपर तक गई और फिर बाद में ग्राउंड पे आ गई। अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस विल बी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो बॉडी यहाँ पे एस डिस्टेंस ऊपर गई, एस वापस आई, फिर एच और नीचे गई, सो टोटल डिस्टेंस बिकम्स व्हाट, 2s प्लस एच, ठीक है ना। एस ऊपर गई, एस फिर वापस से आई वहां पे, और फिर एच और नीचे गई, 2s प्लस एच। बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी एच। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? दिस। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? दिस। इससे मतलब ही नहीं कि पूरा पाथ क्या फॉलो करा, आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए पूरे पाथ से कोई मतलब नहीं। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? एच। और केवल जब आप क्वेश्चंस में आगे इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज करेंगे इसे, तो आपको केवल एच से काम नहीं चलेगा कि आपने बोला डिस्प्लेसमेंट एच है, आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम द इनिशियल टुवर्ड्स द फाइनल। यू नीड नॉट टू सी ऑल दिस पार्ट, इनिशियल इज दिस, फाइनल इज दिस, सो विल राइट हियर व्हाट, डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन क्या हो गई? डाउनवर्ड्स। इनिशियल टू फाइनल, सो दिस व्हाट, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट, दैट वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बट जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, टू मेक दैट क्लियर, ये ऐसे ही था। नाउ सी, वी कम टू अनदर एग्जांपल। जैसे इस केस में हमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने पड़े, इट वाज वेरी इजी कि आपको दिखाई दे रहा था एस प्लस एच डिस्टेंस इन एच, और जो स्पेशली 11th क्लास से स्टार्ट होता है, जो कि बाद में और एक्सटेंड होकर के जेई और नीट के लिए भी होता है। उसमें स्पेशली क्या होता है, व्हेन दे आस्क यू अ क्वेश्चन, you might have to make a figure or they will give you the figure, and in that figure itself you need to do some constructions। आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करने होंगे, आपको उस कंस्ट्रक्शन करने के बाद थोड़ी सी ज्योमेट्री की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। मीन्स कि डायरेक्टली क्वेश्चंस एक फॉर्मूले में वैल्यू डाली और उससे आ जाना, ऐसा नहीं होगा। सो आपको एक धीरे धीरे ग्रेजुअली एक सोचने वाला, एक सोच करके, व्हाट इज द डेफिनेशन, हाउ कैन आई गेट दैट,
बीच में क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये एक इंटेलिजेंस अप्लाई कर। लुक एट दिस, बोला गया ये एक सर्कल है और इस सर्कल में इनिशियल पोजीशन वाज P1, फाइनल पोजीशन इज P2, body goes on the circumference of the circle, radius of the circle is R। आपको सर्कल की रेडियस R दे रखी है और बोला गया बॉडी गोज फ्रॉम P1 टू P2 ऑन द सर्कुलर पाथ। बॉडी सर्कुलर पाथ पे गई P1 टू P2 एंड जो R P1 P2 is a quarter circle। जो R P1 P2 है दैट इज व्हाट, इट्स ए क्वार्टर सर्कल। अब आपको इस जर्नी का डिस्टेंस भी बताना है और आपको इस जर्नी का डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों चीजें बतानी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं। P1 से P2 तक की जर्नी बॉडी सर्कुलर पाथ पे गई, तो डिस्टेंस तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले से पता लग गया कि ये पूरे सर्कमफेरेंस का 1/4 है क्वार्टर सर्कल। पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ होगी 2πr, so 2πr by 4, thus it becomes πr by 2। this is the distance। तो डिस्टेंस तो आपने डायरेक्टली बता दिया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। इट इज व्हाट, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, उसका 1/4, सो 2πr/4 ये इसकी लेंथ। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ये लाइन हमें। अब मैंने क्या बोला आपसे, कभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री कुछ ज्योमेट्री, यूजुअली फिजिक्स के बहुत से क्वेश्चंस में, या कहना चाहिए काफी कुछ क्वेश्चंस में यूज में आए। अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है P1 M P2, इसकी लेंथ निकालनी। तो देखो आप तुरंत राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो इमीडिएटली आपको पाइथागोरस थ्योरम याद आ गई। सो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम जो P1 P2 की लेंथ है दैट विल इक्वल व्हाट, ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, सो P1 P2 becomes equal to P1 M P2, P1 M P2 displacement P1 M P2 straight line is equal to what, square root of R square plus R square, so that is 2R square root of 2R square, that is R। ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक ना। ये बच्चों ये क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जब डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगर एग्जामिनर ने कोई डायरेक्शंस नहीं दे रखी तो फिर आप जनरलाइज फॉर्म में डायरेक्शंस ले, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था उसके रिस्पेक्ट में, इस ओर नॉर्थ, इस ओर साउथ, इस ओर ईस्ट और इस ओर वेस्ट। हमेशा डायरेक्शंस आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके रेस्पेक्ट में लेनी। दिस क्लियर। अब ये पता लग गया कि डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट में है। अब बाय द वे यहाँ पे दिस एंगल इज 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल क्या है 45 डिग्री, तो ये भी आर है और ये भी आर है, सो दिस व्हाट 45 डिग्री। आप यहाँ पे कह सकते हो एग्जैक्टली along द नॉर्थ वेस्ट, ये जब क्योंकि बिकॉज इट्स 45 डिग्री, सो यू आर कॉलिंग इट एग्जैक्टली व्हाट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर ये एग्जैक्टली 45 डिग्री नहीं होता तो फिर नॉर्थ वेस्ट कहना गलत था। मानो यहाँ से 30 डिग्री होता, इस लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री होता, तो आप कैसे बोलते कि डिस्प्लेसमेंट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ। इस ओर वेस्ट है, फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ की ओर 30 डिग्री। या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं इसे उस केस में 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। जैसे यहां पे मैं क्या बोलूंगा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यहाँ क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, आप ये भी कह सकते थे 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 45 डिग्री। इज दैट क्लियर। सो आप ध्यान से सुनोगे, जैसे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब हुआ वेस्ट से नॉर्थ की ओर 45 डिग्री, तो 30 डिग्री होता है, यहां से आप बोलते 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इज दैट क्लियर। इसमें बच्चों कोई डाउट तो नहीं। नाउ से
हम आते हैं कि जिसमें कि थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन नीडेड होगा। तो ग्रेजुअली कैसे आप 9th क्लास के बाद जो ये सब आपने किया होगा, आप कैसे 11th क्लास वाली फिजिक्स में एंटर कर रहे हैं, क्या डिफरेंस होगा, आपको क्वेश्चन से धीरे धीरे समझ में आता है। नाउ से फिर से आर रेडियस का सर्कल और पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम P1, इट गोज टू द P2, P1 से P2 तक गया ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। एंड this angle is given to be 120 degree. This angle is what? 120 degree. So the question is what? Particle goes from P1 to P2, ठीक है ना। एंड आप लोग ठीक से नोट कर लिया करो सो दैट कि जब आप बाद में रिवीजन करोगे आपको क्वेश्चन प्रॉपर लैंग्वेज में कॉपी में मिलेगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या हुआ? यू हैव मेड द फिगर एंड यू नोट डाउन व्हाट particle goes from P1 to P2 in the circular path of radius r. मतलब ये डायरेक्टली नहीं गया, it follows the circular path in arc P1 P2 subtends an angle 120 degree at the center. वो लोग अब फिगर नहीं भी बनाते, राइट, तो वर्ड्स में ही बोल सकते थे arc P1 P2 subtends an angle 120 degree at the center. अब कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम इसमें कैलकुलेट क्या करना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखो बच्चों डायरेक्टली मे बी आपने कुछ एक ने सोच लिया होगा, डिस्टेंस इजी था। एक सर्कल के चारों ओर का एंगल कितना होता है? 120। कितना होता है? 360 डिग्री। दिस एंगल इज व्हाट? कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग पूरी डिस्टेंस है 2 पाई आर। 360 डिग्री एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या है? पूरी डिस्टेंस 2 पाई आर। तो 120 डिग्री इज व्हाट? 360 का 1/3। दिस इज व्हाट? 360 डिग्री का 1/3 हुआ 120। so distance will be what? 2 pi r by 3. जो distance होगा that will be what? 2 pi r by 3 will be the distance. Students, is that clear? समझ गए ना। एक सर्कल के जो पूरा सर्कल सेंटर पे एंगल सबटेंड करा, दैट इज व्हाट? 360 डिग्री, राइट, ठीक है ना। और उस पूरे सर्कल की डिस्टेंस कितनी? 2 पाई आर। अब अगर ये आर्क सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है तो 120 डिग्री 360 डिग्री का 1/3 है, तो डिस्टेंस भी क्या होगा? 2 पाई आर बाई 3। बट अब देखो, आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन आपने ज्वाइन कराया P1 P2, इसे ज्वाइन कराया, ठीक है ना। और मैं इसे थोड़ा सा ये 120 डिग्री यहाँ से रब कर देता हूँ सो दैट की फिगर थोड़ा साफ साफ दिखे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट? दिस एंगल इज 120। अब सोचना पड़ेगा कि P1 M P2 ये पूरी कैसे निकालोगे। मैंने यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाला, कैसे ज्योमेट्री यूज होती है। एम इसका ये वाला पॉइंट है जहां पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, P1 P2 के ऊपर परपेंडिकुलर। अब आप देखो, आपने 10th क्लास की ज्योमेट्री में या 9th क्लास की ज्योमेट्री में ये क्या हुआ कि अगर आप किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर आप एक कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, तो दैट मींस कि M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? P1 P2। इज दैट क्लियर? और साथ में ये एंगल भी आपने परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल भी क्या होगा? हाफ हाफ डिवाइड होगा, तो दिस एंगल विल बिकम व्हाट? 60 डिग्री। पूरा 120 था और एंगल भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। जो आपने परपेंडिकुलर डाला P1 P2 के ऊपर, वो एंगल का भी क्या हुआ? बाइसेक्टर हुआ, तो ये इसका 60 डिग्री आ जाएगा ना, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला है। तो नाउ सी इन ट्राइंगल, ये सेंटर O है, P1MO, P1MO में साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू P1M डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के सामने वाला
वाली साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज, दैट इज व्हाट P1O. दिस इज क्लियर? जो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, इसमें sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन व्हाट? हाइपोटेन्यूज P1M अपॉन P1O. और P1O क्या है? रेडियस है. सो P1M becomes equal to P1O is radius into sin 60. Sin 60 is what? Root 3 by 2. ये आपका P1M आ गया. सो अगेन आई रिपीट, क्योंकि ग्रेजुअली आपको यही सीखना है बच्चों. आपको सीखना क्या है कि 9th क्लास से जब फिजिक्स आगे बढ़ती है 11th क्लास में और उसके बियॉन्ड जेईई या नीट के लिए, तो होगा क्या? आपकी 9th में या 10th में मैथमेटिकल स्किल्स आपको एक साथ तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई. ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक यू स्टार्टेड इन द 10th क्लास. अब मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज की, तो डेफिनेशंस उन्हीं फंडामेंटल डेफिनेशंस ये कैलकुलेशंस में क्या होगा? सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. वो सिचुएशन आप बिना उस मैथमेटिक्स के सॉल्व नहीं कर सकते थे, टैकल नहीं कर सकते थे. अब बिकॉज आपने ट्रिग्नोमेट्री सीख ली और बेसिक ज्योमेट्री सीख ली, उन चीजों को यूज करके आप मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में कैलकुलेशंस कर पाओ. तो यहाँ पे आपने P1M ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट किया और P1 P2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज P1M P2 and this equals what? Twice of P1M. P1M P2 is what? Twice of P1M. और P1M आपने कैलकुलेट किया R√3. So displacement becomes equal to what? R√3. ये डिस्प्लेसमेंट है. दिस इज व्हाट? R√3 इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका 2 times. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स में मैं एक पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही फीस की कम अफोर्डेबिलिटी हो या इवन आपके पास फीस पे करने की ज़्यादा कैपेसिटी हो, बट सबके लिए मैं बहुत अच्छे कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ. व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज? एक होगा बेसिक लेवल कोर्स, जैसे ये जो वीडियो है ये एक बेसिक लेवल के कोर्स की वीडियो, जिसमें कि आपको स्कूल और बोर्ड्स के लेवल पे, ऐसी 11th क्लास की है, ऐसी 12th क्लास की भी होगी, स्कूल और बोर्ड्स के लेवल पे सब कुछ कवर किया जाएगा. डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, एवरी न्यूमेरिकल, लॉजिकल क्वेश्चंस, स्कूल और बोर्ड्स के लेवल पे, स्पीड कम, क्लियरिटी परफेक्ट. और उसके बियॉन्ड ये होगा बेसिक लेवल कोर्स जो कि स्कूल और बोर्ड्स के लिए हो. दूसरा होगा एडवांस लेवल 1. एडवांस लेवल 1 विल कवर जेई मेंस एंड नीट. और तीसरा कोर्स एडवांस लेवल 2, दैट विल बी फॉर द IITJEE एडवांस. वो जेई एडवांस के लिए हो. तीनों कोर्सेज में कोई भी स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट है कि उसे कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, डायरेक्टली उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है. बट एडवांस लेवल 1 और एडवांस लेवल 2 वाला कोर्स करने के लिए बच्चे को बेसिक लेवल का कोर्स आना चाहिए. All right, students. So this will be for the 11th course as well as for the 12th course. और ये कोर्स लाइव ही अवेलेबल होगा और ये कोर्स वीडियो के फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो. सो होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. एंड आपको जिस टाइप का कोर्स आपके लिए सुटेबल हो, आपका जैसा भी पर्पस हो, जो भी आपका टारगेट हो, उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी कोर्स वीडियो फॉर्मेट में या ऑनलाइन लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत ही जल्दी मैं इसके टाइम टेबल की कि लाइव कोर्सेज के लिए टाइम टेबल क्या होगा, किन डेज में क्लासेस होंगी, मैं आपको जल्दी इसकी वीडियो बना करके डाल. सो ज्वाइन आवर चैनल and subscribe to our courses. This will make you perfect for whatever you are preparing for. Alrighty, students. Thank you.